ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इमरजेंसीज के अंदर ना हमें बहुत दफ़ा ना पेशेंट्स मिलते हैं जो ना कोई चीज़ खा के आए होते हैं। ठीक है, तो पॉइजनिंग, तो पॉइजनिंग इंतहाई इंपॉर्टेंट इमरजेंसी है। तो पॉइजनिंग जो मोटे मोटे पॉइजन है ना वो आपको आने चाहिए। ठीक है। अच्छा, हमारे मुल्क में तो लोग खा के आते हैं, कोई जहर पक्का खा के आते हैं ना, कीड़े मार स्प्रे पी के आ गए। बाहर के मुल्कों में कीड़े मार स्प्रे इतना आसानी से अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इसको ले आओ। खोल दो, खोल दो, खोल दो। ठीक है, तो जो ओवर द काउंटर मेडिसिन है, जो सबसे कॉमन मेडिसिन मिलती है वो है पेनाडोल, एसिटामिनोफेन। जो पेनाडोल होती है इसको कालपोल भी कहते हैं। ठीक है, न्यूब्रोल के अंदर भी यही होती है और पेनाडोल के अंदर भी यही होती है। तो इसके अंदर होती क्या है, एसिटामिनोफेन। ठीक है, तो एसिटामिनोफेन इज द मोस्ट कॉमन जो है, क्या कहते हैं उसको, इमरजेंसी है बाहर के मुल्कों में। जो कि हम लोग बुक बाहर की पढ़ रहे हैं, इस वजह से इसके अंदर पहले नंबर पर ये दी हुई है। ठीक है, तो पेशेंट प्रेजेंट कैसे करता होता है, जो पेनाडोल होती है ना ये आपके लिवर को डैमेज करती है। तो पेशेंट के एलएफटी डिजीज होंगे। पेशेंट हो सकता है अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर हो। ठीक है, और लेट स्टेज पे जाके रीनल फेलियर भी करवा देती होती है। ठीक है, जो पेनाडोल होती है इसका हम लोग एक दिन में एक पत्ता यूज कर सकते हैं। एक पत्ते से ज्यादा यूज करेंगे तो उसकी टॉक्सिक डोज बन जाएगी। एक गोली जो होती है 500 मिलीग्राम की होती है। ये पेनाडोल चूंकि बहुत कॉमन है, हम में से हर बंदे ने पेनाडोल तो कम से कम खाई होती है ना। तो आपको पता हो कि एक पत्ते में 5 ग्राम हो जाए होगी। एक पत्ते में 10 गोलियां होती है ना, तो 500 मिलीग्राम की गोली इज इक्वल टू 5 ग्राम्स। ठीक है, तो आपको हमारी चीज याद रखनी है कि आपने किसी पेशेंट को पेनाडोल एडवाइस करनी है, उसको कहना ना कि ज्यादा दर्द है तो आपने एक दिन में एक पत्ते से ज्यादा नहीं खाना। हम लोग डेंगू के दिनों में अक्सर कार्य देखते भी होते थे, हम लोग पेशेंट को लिख के दे देते थे, हर 4 4 घंटे बाद 2 गोली पेनाडोल खा लो। समझ गया नहीं? तो जो पेशेंट जिसको बिल्कुल डिकम्पेंसेबल डिजीज हो, उन पेशेंट्स में पेनाडोल भी अवॉइड करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एलएफटी रेंज टू आती है, तो आपको हेपेटोटॉक्सिक है ये। ठीक है, तो आप लोगों को सिनेरियो के अंदर ढूंढना है कि ओवर द काउंटर मेडिसिन जो सबसे कॉमन है वो है पेनाडोल, जिसको हर बंदे की एसेस में है, हर बंदा उसको ले सकता है। वो बाहर के मुल्कों में जो दवाइयाँ मिलती होती है ना, वो इतनी बड़ी बड़ी शीशियाँ मिलती होती हैं, शायद आप लोगों ने देखी हो। जी सर। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या काम करना है, अगर पेनाडोल का सिनेरियो आपको पास आता है तो आपने सिनेरियो के अंदर ढूंढने की कोशिश करनी है कि पेशेंट कॉन्शियस है कि अनकॉन्शियस है। अगर अनकॉन्शियस है तो अगर आपसे पूछा गया व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, तो क्या बोलोगे? सिक्योर द एयरवे। एयरवे। ब्लड प्रेशर कम है, फ्लूइड लगाना। ठीक है, एबीसी, एबीसी को नहीं भूलना। तो जो फेल होता है ना बंदा, वो कहता है सर मैंने तो सिनेरियो ठीक किया था लेकिन मेरा सवाल गलत क्यों हो गया। वो यही बात होती है कि आप उस सिनेरियो में जो इमीडिएट करने वाली चीज़ है वो मिस कर देते हो। पेनाडोल पॉइजनिंग का सिनेरियो है, आपको जवाब दुरुस्त है कि एनास्टलसिस्टीन देना है इसके अंदर, लेकिन उसने दिया हुआ था कि पेशेंट अल्ट्रासेंसोरियम में है, तो पहला काम क्या करोगे? एयरवे डालो। ठीक है। अच्छा जी। तो इसका एंटीडोट होता है एसिटाइल सिस्टीन, एन एसिटाइल सिस्टीन। तो यहाँ पर एंटीडोट्स आप लोगों ने याद करने हैं। ठीक है। अच्छा, फिर आता होता है एक पॉइजनिंग का सिनेरियो कि पेशेंट ना तेजाब पी के आ गया। अब तेजाब दो तरह का होता है, अल्कली एंड एसिड। अब अल्कली और एसिड में फर्क क्या होता है, हम लोगों ने कास्टिक इंजेक्शन सर्जरी में पढ़ा भी था। मैंने आपको कहा था कि जो बेस होती है ना, इसका जो बर्न होता है वो जरा डीप बर्न होता है। जब क्योंकि इसका जायका इतना बुरा नहीं होता तो पेशेंट पीता चला जाता है। जब पीता चला जाएगा तो क्या होगा, वो जो डैमेज होता है वो ज्यादा डीप होता है। ठीक है, जबकि एसिड जो होता है उसका जायका बहुत तुरश होता है, पेशेंट ज्यादा पीता नहीं है। ठीक है, तो उसका जो डैमेज होता है मुंह तक और इसोफेगस तक रहता है। जबकि जो अल्कली होती है उसका डैमेज आगे स्टमक तक पहुंचा होता है, आगे फिर पलोरस तक पहुंचा हुआ होता है। क्योंकि पेशेंट को देर से पता लगता है जरा कि मैं कोई गंदी चीज पी रहा हूँ, कोई डिफरेंट चीज पी रहा हूँ। टेस्ट में सर स्टमक वॉश नहीं करते करते हैं। बिल्कुल नहीं करते। तो इसमें आप लोगों ने सबसे पहला काम क्या करना है, जब भी पॉइजनिंग का सिनेरियो, ये जिस तरह का सिनेरियो हो, तो आपने क्या करना है, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। ठीक है, पहला काम सारी इमरजेंसीज के अंदर पहला काम इज एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। ठीक है, फिर हमने देखना है कि कितना उसने डैमेज किया है। ठीक है, कितना उसने डैमेज किया है। और कभी भी आपने अगर एसिड पिया तो बेस नहीं देना, बेस पिया तो एसिड नहीं देना। तो उसको मैं न्यूट्रलाइज कर दूं अंदर जाके, उसका नुकसान कम होने नहीं। हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ते थे ना, एसिड बेस को आपस में मिलाएं तो क्या चीज प्रोड्यूस होती है? हीट।
तो हीट की वजह से उसका डैमेज और ज्यादा। एक ज़्यादा ज़्यादा हो कि जाएगा। जिस तरह से का वो होता है, बर्न होता है, ऊपर से पेस्ट लगा देते हैं ये वाले दांतों वाले, वो तो बेस है ना, तो उसको और ज्यादा मिलता वो है। तो चलो लोकल की बात डिफरेंट है। अब हमारी जो इसिफेगस है, स्टमक है, कितनी इसिफेगस कितनी नाजुक है, पिलपिली सी होती है। अगर आप लोग इसिफेगस को हाथ में पकड़ के देखो ना, बड़ी नाजुक है। हम अपने अल्लाह ताला ने हमें मुंह दिया है, जुबान दी है। हमारी क्या कोशिश होती है, सबसे बेस्ट चीज हम अपने मुंह के अंदर लेके जाए। यही होता है ना। हम्म। हम लोगों को जो खाना पसंद नहीं होता, हम लोग खाना नहीं खाते ना। तो अल्लाह ताला ने मुंह दिया है बेस्ट चीज को अंदर लेके जाने के लिए। जितनी हमें बेस्ट चीज अवेलेबल होती है, हम उतनी बेस्ट चीज यूज करते हैं। तो टेस्टेड मुंह के लिए तो नहीं ना बना हो। ठीक है। तो इसके अंदर जो सिनेरियो में आपको दिया होगा, तो एक तो आप लोगों ने पहला स्टेप होगा एबीसी करना। दूसरा स्टेप होगा कि पेशेंट को फ्लूइड देना। उसके उसको न्यूट्रलाइज बिल्कुल नहीं करना, और उसको देखने के लिए एंडोस्कोपी करना कि कितना डैमेज हुआ है। क्योंकि इसके नतीजे में जाए, जब जब वो अंदर ना छिला पड़ा होगा, अंदर सीवियर इन्फ्लेमेशन होगी, जब वो एरिया हील होगा ना, तो टाइट हो जाएगा, तो स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में जाके पेशेंट को क्या होता है, स्ट्रक्चर बन जाता होता है जाके। ठीक है। अच्छा, फिर आपको सिनेरियो होता है एंटीकोलिनेस्टेज ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का। ये क्या चीज़ है? ये कीड़े मार दवा है, जो हम लोग स्प्रे नहीं करते। ये हमारे यहाँ अभी काफ़ी ज़्यादा कॉमन, काफी काम देहात में काफी देहातों काम। में बहुत ज़्यादा कॉमन है। लड़ाई हुई बस एक बोतल तो। तो स्प्रे पी के आ गए। ठीक है। तो पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा? मियोसिस के साथ। ठीक है। बहुत ज़्यादा उसको डायफ्रेसिस होगा, पसीना आ रहा होगा उसको। ठीक है। उसका सांस तेज होगा, रेस्पिरेटरी रेट तेज होगा उसका। ठीक है। तो आपने इससे पहचानना है कि इस पेशेंट को क्या हो रहा है। ये उसको मैं आपके क्यों को डायलेट प्यूपल कंस्ट्रिक्ट होना, कंस्ट्रक्ट होगी। मियोसिस प्यूपल कंस्ट्रिक्ट होना। ठीक है। तो हर जगह से उसको ना हर चीज उसकी चल रही होगी। डायरिया होगा, पसीना ज्यादा आ रहा होगा। ठीक है। रेस्पिरेटरी रेट तेज होगा, पल्स उसकी रैपिड होगी, सॉरी कम होगी। ठीक है। अब हमने देना क्या है, इसका एंटीडोट इज प्रेलिड ऑक्साइन। तो आप लोगों ने सबसे पहले सिनेरियो पहचानना है कि सिनेरियो के अंदर पॉइजनिंग की हिस्ट्री है, पेशेंट को अन्य बार स्वेटिंग हो रही है, आंखों में से पानी आ रहा है, घबराहट हो रही है। ठीक है। और ब्रेडिकार्डिया हो रहा है। ठीक है। ब्रेडिकार्डिया, उसकी पल्स कम हो जाती है। ठीक है। और हर जगह से उसको डायरिया, हर चीज हुई हुई है, हर सिक्रीशन ज्यादा हो जाती है। ठीक है। तो पहला एंटीडोट इज एट्रोपिन, और डेफिनेट एंटीडोट इज प्रेलिडोक्साइन। तो दो इसके साथ अपना वर्ड याद रखना, एक तो सिनेरियो को पहचानना, और दूसरा उसकी ट्रीटमेंट याद करना। तो कीड़ेमार दवाई का एंटीडोट क्या है? एट्रोपिन और पेलिडोक्साइन। पेलिडोक्साइन बेसिकली क्या चीज़ होती है? जो कि जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स होते हैं, ये हमारी इस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं। तो पेलिडोक्साइन बेसिकली इस एंजाइम को वापस एक्टिवेट करता है। ठीक है। एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर होती हैं ये ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। तो ये इसको रीएक्टिवेट करेगा। ठीक है। अच्छा, फिर कुछ दवाइयाँ होती हैं जो एंटी मस्क्लिनिक एंटीकोलिनर्जिक का काम करती हैं। ये क्या है कि मरीज जो है ना, वो ले रहे होते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे होते हैं। अब ये एक मरीज जिसको पहले डिप्रेशन का मर्ज है, वो क्या काम करेगा? उसके पास जो दवाई होगा सारी पकड़ के खा लेगा। उसके पास जितनी दवाइयाँ होती हैं ना, उस बात का तीन तीन चार चार गोलियां, जितनी उसको नजर आती हैं डबियां, सारी अंडेल लेता है अंदर बढ़ने के लिए। ठीक है। तो बड़ी दफा एक गोली नहीं खा रहा होता। एंटी मस्लिनिक भी ले ली उसने, बीटा भी पकड़ ली, बारबी बेंजोडाइज़ेपिन पड़े वो उठा लिया उसने। ठीक है। उसको घर में जो चीज नजर आई उसने अपने अंदर अंडेल लेनी है। ठीक है। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। ठीक है। तो सारी इकट्ठी भी ले सकता है। ठीक है। अच्छा, तो इसका एंटीडोट इज फाइजोस्टिगमेन, प्रिडोस्टिगमेन और फाइजोस्टिगमेन। ठीक है। अच्छा, आर्सेनक, मरकरी और गोल्ड, इनकी पॉइजनिंग भी ध्यान में आ सकती है। संख्या का नाम सुना होगा आप लोगों ने। संख्या इज आर्सेनिक। लो स्लो पॉइजनिंग करते हैं लोग, सुना हुआ है ना? उसके खाने में जहर मिला के देते रहे।
और इसका जायका लोगों को नहीं पता होता सकता। आपने पुराने सुना होगा कि नाखूनों में संख्या डिटेक्ट हुआ। जिस तरह इमरान खान के बारे में भी मशहूर है, उसको भी हो सकता है स्लो पॉइजनिंग दे के कर रहे हो उसका काम तमाम। सुनी हुई है ना ये बातें। लेकिन ये तो जितने पुराने होते थे कि जेल में कोई बंदे को बंद किया हुआ है, अब उसको सरेआम फांसी देंगे या उसको सजा देंगे तो अवाम का बहुत ज्यादा रिएक्शन आएगा। बादशाह हुए। बादशाह पुराने बादशाहों को क्या करते थे, उसके खाने में हल्का हल्का जहर देते रहते थे, उससे आहिस्ता आहिस्ता बीमार होता था, मर जाता था। ठीक है। तो मरकरी एंड गोल्ड, मरकरी पारा है, जी सर। बच्चा है, थर्मामीटर के साथ खेल रहा था, थर्मामीटर टूटा। आपने थर्मामीटर टूटा देखा है कभी आप लोगों ने? उसके अंदर पारा बहुत होता है, सर सर। वो गिरता है, वो तो उसको वो हाथ में काबू नहीं आता, जी सर। बच्चा उसको खा ले। ठीक है। लेकिन ज्यादातर ये केसेस आते होते हैं उसके साथ जो क्या कहते हैं उसको, क्रोनिक पॉइजनिंग के साथ। फिर लंबे सर। खाने में घर का पानी ऐसा आ रहा है उसके अंदर शामिल हो गया है। ठीक है। पेशेंट को एब्डोमिनल पेन होती है, प्रीडोमिनेंट इसके अंदर एब्डोमिनल पेन होती है। तो इनका एंटीडोट होता है सक्सीमर एंड डाइमेथैप्रोल। ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स कौन लोग ले रहे होते हैं? किसी बीटा हार्ट ब्लॉकर फेल। नाम तो, इस्केमिक हार्ट डिजीज के पेशेंट ले रहे होते हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट ले रहे होते हैं। तो पेशेंट बीटा ब्लॉकर की ओवरडोज हो गई, उससे होगा क्या, पेशेंट को हाइपोटेंशन होगी, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। और बीटा ब्लॉकर पल्स रेट कम करते हैं, तो ब्रेडिकार्डिया होगा इसके साथ। ठीक है। और बीटा ब्लॉकर के साथ पेशेंट को ब्रोंकोस्पैज्म हो सकता है। तो सिनेरियो के अंदर ये दिया हुआ होगा कि पेशेंट नॉन केस हाइपरटेंशन का, उसका डिप्रेशन हुआ, या उसकी किसी से को लड़ाई शड़ाई हुई, उसने सुसाइड अटेम्प्ट की। ठीक है। तो उसको सिनेरियो के अंदर ये चीज आ रही है, तो क्या हुआ, उसने बीटा ब्लॉकर ज्यादा खाई हुई है, तो उसका एंटीडोट इज ग्लूकागोन। ये बड़े फैसिनेटिंग सी बात है। ग्लूकागोन इज एन एंटीडोट ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएसएमएलई का फेवरेट सवाल है। ठीक है। अच्छा, फिर तो बार्बिट्रेट्स। बार्बिट्रेट्स लोग जो है ना वो यूज करते हैं एज ए ड्रग, ड्रग के तौर पे, यानी कि ड्रग अब्यूज के तौर पे। ठीक है। तो ये बेसिकली हैं सीएनएस डिप्रेसेंट्स हैं, सुकून दिलाते हैं, नींद आती है, यूफोरिया बेहतर हो जाता है, पुरस्कून करने के लिए। ठीक है। तो इसका एंटीडोट इज यूरिनरी अल्कलाइनेशन। अल्कलाइनेशन से क्या मुराद है कि हम पेशेंट को सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे। फिर बाइकार्बोनेट देने से क्या होगा कि बाइकार्बोनेट क्या चीज़ होती है, अल्कली होती है, ब्लड में अल्कली जाएगी, वो किडनीज में से हम लोग यूरिन को अल्कलाइज करना चाहते हैं, ताकि वो जो दवाई है वो अल्कलाइन फॉर्म, जो यूरिन होता है उसके अंदर जल्दी बाहर निकल जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अल्कलाइजेशन हम बड़ी पॉइजनिंग, जब हम बड़ी दफा पॉइजनिंग की काज ना पता चल रही होती है, हम यूरिन को अल्कलाइजेशन की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है। तो हम बाइकार्बोनेट की इन्फ्यूजन देते हैं पेशेंट को। ठीक है। फिर दवाई बॉडी से निकालने के लिए डायलिसिस यूज किया जा सकता है। अगर पेशेंट ने रिसेंटली खाया है तो एक्टिवेटेड चारकोल दे देते हैं। चारकोल क्या होता है, काला सा पाउडर होता है, वो नॉर्मल स्लाइम में डाल के या पानी में डाल के हम पेशेंट को एनजी के थ्रू दे देते हैं। ये चारकोल क्या काम करता है कि जो गट होती है उसके अंदर कोने पे जाकर चिमट जाता है। तो चिमटने से क्या होगा कि उस दवाई को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा, उस दवाई को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। ठीक है। चारकोल बहुत कॉमनली एमरजेंसीज में यूज होता है। ठीक है। जहां पे कार्बन हमें का बना। आपने ना सुना होगा मैदा वाश की था। जी जब कोई पॉइजनिंग हुई, अस्पताल लेके गए, उन्होंने मैदा वाश की था। वो जो मैदा वाश करते हैं बेसिकली उसको गैस्ट्रिक लवाश कहते हैं। सर। तो मैं गैस्ट्रिक लवाश कैसे करते हैं, पेशेंट पे एनजी डालते हैं, एनजी डाल के अंदर नामस्ताई डाल के उसको बाहर निकाल देते हैं। सर सर। अब अब हमारी मैदे के अंदर खुराक कितनी देर रहती होती है, हमें कितनी देर बाद भूख लग जाती है? 4 से 5 घंटे बाद मैक्सिमम हमें भूख लग जाती है। तो मैदे में जितना भी खुराक चीज पड़ी होगी 4 घंटे बाद वो आगे चली जाएगी। अब इसका क्या मतलब हुआ कि गैस्ट्रिक लवाश हम लोग कब करेंगे? जब उसने जो दवाई खाई हुई है वो लेस देन 4 आवर्स है, बल्कि 2 आवर। क्योंकि अगर 6 घंटे पहले कोई दवाई खाई है तो मैदे में तो नहीं पड़ी होगी ना वो, तो उसमें गैस्ट्रिक लवाश का तो कोई कोई फायदा नहीं होगा। तो एक बात भी इंपॉर्टेंट है। एक पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब मैंने कल एक, मैंने घर वाले लेके आते हैं पेशेंट एल्ट्रासाउंड के अंदर है, या पेशेंट वो है पैरासिटामोल पॉइजनिंग का, उसका इफेक्ट लेट आता होता है।
मरीज कहता है डॉक्टर साहब, मैंने कल 20 गोलियां पैनाडोल खाई थी, और अब जो है ना मुझे राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में पेन हो रही है। अब इसको क्या हो रहा है? हेपेटाइटिस हो रहा है उस दवाई की वजह से। तो क्या इस पेशेंट में हम गैस्ट्रिक लवाज करेंगे? फायदा ही नहीं होगा कोई। वो जो उसने दवाई खाई है तो सारी आगे चली गई हुई है। समझ लिया ना? तो गैस्ट्रिक लवाज का सवाल अक्सर का आप लोगों से इस इन कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा सकता है कि गैस्ट्रिक लवाज कितनी देर तक किया जा सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम 2 से 4 घंटे तक किया जा सकता है, उसके बाद गैस्ट्रिक लवाज करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो गैस्ट्रिक लवाज और एक्टिवेटेड चारकोल, ये दो इंपॉर्टेंट काम है जो हम लोग करते होते हैं। ठीक है। फिर था बेंजोडाइazepines। बेंजोडाइazepine लोग नींद के लिए दवाइयां ले लेते हैं, मिडाजोलम, एल्प्राजोलम। ठीक है, तो ये सारी वो हैं। तो इसके लिए इसका बेंजोडाइazepine का एंटीडोट इज फ्लुमेथ्रिन। डी जो है एफ के करीब है, तो इसका एंटीडोट अक्सर औकात इम्तिहान में आया होता है। बारबिटूरेट्स ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करता है या मेथोरेसिस है? दोनों करते हैं। दोनों करते हैं। दोनों करते हैं। दोनों जो है ना ब्रेन को स्ट्रेस करते हैं, नींद लेके आते हैं, बेहोशी की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है बेंजोडाइazepine की, कि एक तो ये सिडेशन तो करते ही करते हैं ना, नींद आएगी आएगी इनके साथ। दूसरा, ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट मरता है ना। वो क्यों मरता है? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की वजह से सांस रुक जाता है। मैंने ऐसे केस भी देखे हुए हैं कि पेशेंट ने क्या किया, अपने आप को हीरोइन का टीका लगाया है, तो उधर ही फोत हो गया। हुआ क्या? और टीका भी अंदर लगा हुआ है, पड़ा हुआ है अंदर, और पेशेंट मुर्दा पड़ा। ऐसा केस हमारे वार्ड के अंदर मेरी इमरजेंसी में लेके आए थे। वार्ड को वर्कर था, उन लोगों ने देखा कि अंदर का दरवाजा बंद है, उन्होंने खोला दरवाजा, तो अंदर वो टीका लगा हुआ था और मरा हुआ था। वही ना। तो रैपिड जो इनका एक्शन है, जिसकी वजह से हम लोगों को एयरवे पास करना बहुत जरूरी है, वो क्या है? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। तो आप लोगों ने स्टेरियो के अंदर लाजमी देखना है कि पेशेंट में पहला स्टेप अगर पूछा हुआ है ना, अगर उन्होंने पूछा कि पेशेंट है बेंजोडाइazepine पॉइजनिंग के साथ आया, उसने डायजेपाम गोलियां खा ली है, मिडाजोलम खा लिया, एल्प खा लिया, ढेर सारी गोलियां, आपके पास आया है, अल्ट्रासेंसोरियम के अंदर है, उसका रेस्पिरेटरी रेट 7 आ रहा है, क्या पहला स्टेप करोगे? तो क्या क्या बोलोगे? एयरवे भी। एयरवे मैनेजमेंट। अगर पूछा गया है कि एंटीडोट क्या है बेंजोडाइazepine का, फिर आप फुल मेजिनल लिखोगे। ठीक है, तो स्नैरियो को पहचानना है कि स्नैरियो के अंदर बेसिकली दिया क्या हुआ है। आप लोगों के साथ मसला क्या होता है कि आप लोगों को पता होता है कि बेंजोडाइazepine का स्नैरियो एंटीडोट इज फ्लोमेजिनिल, लेकिन उसकी जो स्नैरियो की डिटेल होती है वो भूल जाते हो। उसमें तो दिया हुआ कि पेशेंट को सांस नहीं आ रहा। नॉर्मल रेस्पिरेशन 14 से 15, 14 से 16 सांस तो आने चाहिए ना। ठीक है, जो मैंने आपको मिसाल दे दी कि ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करवाते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर कॉपर, आर्सेनक, लेड एंड गोल्ड, इनका दूसरा एंटीडोट हो सकता है पेनिसिलिन। ये ज्यादातर कैसे होता है कि लोग पुराने घरों में रहते हैं, वहां पे पुरानी वो है, पानी की सप्लाई जो है, वो पानी के पाइप पुराने हैं, तो वहां से कॉपर निकल निकल के आ रही है, वहां से लेड निकल निकल के आ रही है। ठीक है, तो टीथ डिस्कलरेशन हो जाती है, एब्डोमिनल पेन होती है, न्यूरोपैथी डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो इन सब की पॉइजनिंग यूजुअली क्रोनिक पॉइजनिंग होती है। ठीक है, तो इनको बॉडी से निकालने के लिए हम पेनिसिलामीन देते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर एक चीज है जो है साइनाइड पॉइजनिंग। साइनाइड पॉइजनिंग, कड़वे बादाम, और हम लोग दवाई दे देते हैं आइसोकेट, नाइट्रेट्स जो होते हैं, उनके साथ पेशेंट साइनाइड पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक ये है। नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह। हाँ, तो इसकी एंटीडोट के तौर पर क्या चीज यूज करते हैं? हाइड्रोक्सी कोबालामीन, ओमाइल नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट और सोडियम थाइसल्फेट इसके एंटीडोट के तौर पर यूज होते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर तो डिजिटलिस। डिजिटलिस क्या चीज होती है? डाइजोक्सिन होती है। रिडक्शन होती है इसमें। कि हम लोग ये कौन पेशेंट्स ले रहे होते हैं? जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं। डाइजोक्सिन उन दवाइयों में से एक है जो कि नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक है, मीन्स के हार्ट रेट कम करती है, और पॉजिटिव आइनोट्रोपिक है, यानी दिल की धड़कन, दिल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाती है। तो सिनेरियो आप लोगों को आएगा कि पेशेंट जो है वो हार्ट डिजीज का पेशेंट है, नोन केस है, और उसने ज्यादा दवाई ले ली है। तो हाइपोक्लीमिया जो होता है ना, इसके साथ पोटेशियम जो होती है,
वो इसकी टॉक्सिसिटी को वर्सन कर देती होती है। ठीक है। जो जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं यूजली क्या होता है उनमें, हम लोग जो दवाइयां देते हैं उनको, उनको स्पाइरोमेट दे रहे होते हैं, उनको लेसिक्स दे रहे होते हैं। लेसिक्स की फ्रुसमाइड, फ्रुसमाइड क्या काम करती है, पोटेशियम को बॉडी से निकालती है। तो हाइपोकनीमिया और दिल के मरीज में लेसिक्स भी मिल रही है और डिजिटलिस भी मिल रहा है, डाइऑक्सिन भी मिल रही है। तो हाइपोकनीमिया कैन वर्सन दी टॉक्सिसिटी ऑफ डाइऑक्सिन। ठीक है। तो इसके अंदर डिजिटलिस के अंदर एक बड़ी स्पेसिफिक फाइंडिंग आती है, मैंने आप लोगों को शायद उसमें दिखाई थी, कि पेशेंट को रिवर्स टी साइन आता होता है उसके ऊपर। डिजिटल टॉक्सिन डाइऑक्सिन टॉक्सिसिटी मैंने आप लोगों को, मैं जब हम लोग ईसीजी पढ़ रहे थे ना, उस वक्त हम लोगों ने देखी थी ये रिवर्स टिक साइन आता है इसके अंदर, रिवर्स्ड टिक साइन। हम लोग टिक टिक करते हैं ना, कोई किताब पे कोई चीज हम निशान लगाया तो ऐसे टिक करते हैं, तो इसको कहते हैं रिवर्स टिक साइन। ठीक है। अच्छा जी। फिर हेपरिन। हेपरिन क्या चीज है? एंटीकोगुलेंट है, हम लोग डीबीटी में देते हैं, पुल्मोनरी एम्बोलिज्म में देते हैं। समझ नहीं, पेशेंट को क्लोटिंग डिजीज हो, एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है, बार बार बच्चे जाया हो रहे हैं, उस पेशेंट को उसको दाखिल किया हुआ है। ठीक है। तो इसका साइड इफेक्ट क्या होता है? ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाना। तो पेशेंट दाखिल है वार्ड के अंदर, हेपरिन, वो हम लोगों ने, होता क्या है कि हम ना जब बनाते हैं ना हेपरिन का इन्फ्यूजन हमने बनाई हुई है। हेपरिन दो तरह की होती है, एक होती है लो मार्कर वेट, एक होती है अनफ्रैक्शनल हेपरिन। तो अनफ्रैक्शनल हेपरिन जो होती है ना, वो हम लोग आईवी इन्फ्यूजन को फॉर्म में देते हैं। तो उसके हम लोग ड्रिप बनाते होते हैं। तो ड्रिप बना के ना हम लोग उसको स्पेसिफिक रेट पे चलाते हैं, 1000 यूनिट्स पर आवर उसकी उसका रेट होता है। वो ना बड़ा स्लो कतरा गिरा होता है। आप लगा के जाते हो, थोड़ी देर बाद आके देखते हो कि सारी बोतल खाली हुई है। आप पूछते ये क्या हुआ? वो टेंडेड के अंदर, डॉक्टर साहब मैं है ना ड्रिप बड़ी होली जा रही थी, मैंने खुद ही तेज कर दी। कर देती है। जिसने अभी हुआ है, होता है, यही हो रहा होता है वाश। वो आपकी खैर खबर लेने वाले होते हैं, सारे सारे होते हैं आपके खैर खा ही हैं। उन्होंने कहा ड्रिप बड़ी होली चल रही, मैंने तेज कर दिया। वो जो हेपरिन 6 घंटे में जानी थी, 8 घंटे में जानी थी, वो 20 मिनट में चली गई। अब पेशेंट को दांतों से खून आ रहा है, पेशेंट को अपने फोली ज्यादा तो फोलीज में खून आ रहा है, काम खराब हो गया। अब इस कंडीशन में हम लोगों ने क्या देना है पेशेंट को? प्रोटामिन सल्फेट देनी। ठीक है। और साथ अगर मैसिव ब्लीड है तो हमने पेशेंट को एफएफपीज अरेंज करके एफएफपीज उसको लगानी। विटामिन के काम नहीं करेगा, विटामिन वो बात बट में देते हैं ना वो। अब विटामिन के जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर्स को बनवाएगा, लेकिन वो बड़ा स्लो काम करता है। हमने हमें एक्यूट चीज चाहिए ना जो ब्लीडिंग को रोक सके, क्लॉटिंग जो हमें क्लॉटिंग फैक्टर्स हमें चाहिए, वो होंगे एफएफपीज के अंदर। ठीक है। आयरन पॉइजनिंग, बच्चे होते हैं आयरन की टेबलेट ढेर सारी खा रहे हैं। सोले। ठीक है। एब्डोमिनल पेन होती है, स्टूल का रंग काला होता है, इसका एंटीडोट इज डेफ्रोक्सामिन। अच्छा, आयरन ओवरलोड और किस कंडीशन में हो सकता है बताओ, शाबाश, हमने पढ़ी थी। थैलेसीमिया, जिन लोगों को रिकरेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रही होती है, डेफ्रेसिरोक्स और डेफ्रोक्सामिन। ठीक है। तो अगर ढेर सारी गोलियां खाई हैं तो एक्सरे करवा के देखेंगे तो वहां पे एक्सरे में हमें वो नजर भी आ सकती है। लेड पॉइजनिंग, इसमें सक्सी में देते हैं, ईडीटी है, डाइमर कैप्रोल दिया जा सकता है। लेड पॉइजनिंग मैंने आपको बता दिया कि घर के पुराने पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं, बच्चे होते हैं उनको आदत होती है चाटने की, वो हर चीज को मुंह में डालते हैं। उनको पेंट का रंग बड़ा अच्छा लगा, पेंट उसने खाना शुरू कर दिया। ठीक है। पुराने जमाने में कप होते थे छोटे, जो एक हमारे जो खोखे वाले चाय वाले नहीं होते जो, उनके वाले छोटे छोटे कप होते हैं जिनकी पिर्च होती है। तो हम लोग कहते हैं कि इनको यूज नहीं करें, इनका जो पेंट होता है इसके अंदर लेड होती है। ठीक है। अच्छा, मीथानॉल, इथाइलिन ग्लाइकोल। अब मीथानॉल क्या चीज है? शराब है। शराब। अब ये शराब की बुरी फॉर्म है, मिथानॉल इज स्पिरिट। पेट के जाने। ठीक है। तो शराब मिली नहीं, शराब की जैसी स्पिरिट है वो पी ली, बड़ा काम खराब। मिथानॉल के साथ आई जाएगी, ब्लाइंडनेस हो जाएगी, रेटिनाइटिस हो जाता है। ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या चीज़ है? एंटी फ्रीज है। बाहर के मुल्कों में ठंड बहुत पड़ती है, गाड़ियों के अंदर डालते हैं वो ताकि वो पानी जमे ना, एंटी फ्रीज सोल्यूशन। इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ रीनल फेलियर, और मिथानॉल के साथ नाइट सिम्टम्स, और आई सिम्टम्स, सॉरी नाइट बोल रहा हूँ, आई सिम्टम्स, ब्लाइंडनेस। ठीक है। तो इनका एंटीडोट इज फोमिपिजोल और इथानोल।
तो इनका एंटीडोट क्या होता है? फिर इथेनॉल तो शराब है ना। इथेनॉल। इथेनॉल असली वाली शराब है, समझ गए नहीं? क्यों? क्योंकि इथेनॉल उस एंजाइम के सामने खड़ी हो जाएगी जाके। तो एंजाइम जिसने, क्योंकि मिथेनॉल ने जब मेटाबॉलाइज होना है तो इसने एक डेंजरस कंपाउंड बनाना है जिसने ये सारे डैमेज करने हैं। तो उस डेंजरस कंपाउंड का बनना काम हो जाएगा। एक किस्म की डाइल्यूशन। एक दूसरा किस्म डायल्यूशन कर समझिए। देंगे। डायल्यूशन। कर देंगे पानी। ठीक है। ओपियाइड्स। ओपियाइड्स पेशेंट, ये भी ड्रग ऑफ एब्यूज है। ठीक है, लेकिन मेडिसिन में भी यूज होती है। तो हम इसका एंटीडोट इज नैलोक्सोन। इसमें इसका इसका सिनेरियो भी ऐसे ही होगा, पेशेंट कोई ड्रग ऑफ एब्यूज करके आया है और अल्टर सेंसोरियम में है, पीपल कंस्ट्रिक्टेड है उसके। ये भी उसी तरह बेंजोडाइजेपिन की तरह इसकी सारी मैनिफेस्टेशन है। इसमें पीपल कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। ठीक है, इसमें अल्टर सेंसोरियम होता है, इसके साथ भी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है। ठीक है। तो ओ जो है वो एन के करीब है। एंटीडोट याद रखने का तरीका, बेंजोडाइजेपिन, फ्लोमेजिनल, BF, ON, इस तरह याद कर लो इसको। ठीक है। सैलिसाइलेट्स, डिस्प्रिन, दूसरे नंबर पे। पैनाडोल के बाद जो सबसे कॉमन दवाई इस्तेमाल होती थी आज से कुछ छुट्टी होती है हमने, डिस्प्रिन हर बंदे ने सुनी होती है। पानी में घोल के दे दो। हाँ, मुझे बस नहीं। बस। आपको पता है डिस्प्रिन जिसकी जो दरियाफ्त है, जिन साइंटिस्ट ने की थी उन लोगों को नोबेल प्राइज मिला था। डिस्प्रिन इज ए मिरेकल ड्रग। ये क्या चीज नहीं है? ये एंटी प्लेटलेट है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ये पेन किलर है, एनाल्जेसिक के तौर पर यूज होती है। ठीक है। एंटीबायोटिक भी है। एंटी वो क्या कहते हैं उसको, एंटी इस्कीमिक है। इस्कीमिक हार्ट डिजीज हो, स्ट्रोक हो, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज हो, गट का इस्कीमिया हो, एक दवाई कॉमन होती है सबके अंदर, क्या? एस्प्रिन। हमारे घर में कोई ना कोई बंदा जरूर होगा जो एस्प्रिन ले रहा होगा। अब यूज क्यों कम हो गया इसका? इसको इसका एज एन एंटी इंफ्लेमेटरी और पेन किलर यूज कम हो गया हुआ है, लेकिन लोपरीन तो ले रहे हैं ना सारे लोग। ठीक है। इसका साइड इफेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट क्या होगा? अरे ब्लड। गैस्ट्राइटिस, स्टार्टर। अपर जे ब्लीड, लोअर जे ब्लीड, रीनल फेलियर। ठीक है। लेकिन किसी पेशेंट ने मरने की नीयत से खा लिया है ऐसे, तो होगा क्या? क्योंकि ये इनका करेक्टर एसिडिक होता है ना, तो पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है along विद रेस्पिरेटरी कोसिस। इसकी ABGs भी बात करने थे हमें जाती है। ब्लड के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद रेस्पिरेटरी कोसिस मिक्स पिक्चर आती है इसके अंदर। तो इसमें हम यूरिन अल्कलाइजेशन करते हैं, डायलिसिस करवाएंगे निकालने के लिए, और पेशेंट अर्ली प्रेजेंट हो जाए तो चारकोल देंगे। ठीक है। TCS, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। अब नाम से जाहिर है कि नाम क्या है इनका, एंटी डिप्रेसेंट्स। तो पेशेंट है, उसको उस दवाई तक पहुंच हासिल है। अच्छा, जो लोग होते हैं ना डिप्रेशन के अंदर, वो खुदकुशी का सोचते हैं, ये करते नहीं है, समझ गए नहीं? जब हम उनको दवाइयों पे डालते हैं ना, क्योंकि जब वो डिप्रेशन के अंदर होते हैं तो उसमें उनके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि जाके अपने आप में फां ला लइए। लेकिन जब हम उनको उन दवाइयों पे डालते हैं ना, तो वो कुछ बेहतर महसूस करते हैं, तो उनके अंदर हिम्मत पैदा होनी शुरू हो जाती है। फिर वो जो उनको ख्याल आ रहा होता है ना मरने का, फिर उस पर अमल पैरा होते हैं। इस वजह से डिप्रेशन का मरीज, जब उनको एंटी डिप्रेशन पे हम डालेंगे तो उनको पहले 2 से 4 हफ्ते क्लोजली ऑब्जर्व करना है, क्योंकि उनके सुसाइड का रिस्क इंक्रीज हो जाता है कुछ अर्सा। और एंटी डिप्रेशन का असर भी यूजली 2 हफ्ते बाद शुरू होता होता है। ये मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आप लोगों को। हम एंटी डिप्रेशन बड़ी हद, तकरीबन हर दूसरा मरीज एंटी डिप्रेशन के ऊपर है पाकिस्तान के अंदर। किसी भी बड़े डॉक्टर की आप प्रिस्क्रिप्शन देख लेना तो एक एंटी डिप्रेशन होती है उनके अंदर। एस्टेलोप्राम, न्यूलेक्सा, चीयर आप लोगों ने बड़ा कॉमनली देखी होंगी। ठीक है। तो आपने जिस पेशेंट को एंटी डिप्रेसेंट पे डाल के भेजना है, तो आपने घर वालों को कहना है कि उन्हें कल्ले नहीं छोड़ना। अगर उस पेशेंट को सुसाइडल आइडिएशन है तो साइकेट्री वाले हम लोग दाखिल कर लेते होते हैं उस पेशेंट, साइकेट्री में एडमिट करवा देते हैं। क्यों? ताकि उसको ऑब्जर्व किया जा सके।
ठीक है, तो सुसाइड करने की उनमें हिम्मत पैदा हो जाती है। फिर जब बेहतर महसूस करते हैं तो वो उनको जो पहले ख्याल आ रहा होता है उसको उस पर अमल कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, टीसीएस तो जड़ी दवाइयां उन्हें देती है और इसकी डिप्रेशन खत्म करने वही वही खा के आ जाए। ठीक है, तो इसके साथ पेशेंट को ना रिदमियास होते होते हैं टीसीएस के साथ। तो रिदमियास से बचने के लिए हम पेशेंट को क्या देते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर फिट्स वगैरह पड़े साथ पेशेंट को, फिर हम लोग उनके लिए डायजेपाम फ्लोराजिपाम वगैरह देंगे। और क्या देना है, पेशेंट का क्यूआरएस मॉनिटर करना है। वही मैंने कहा ना कि एरिथमियास करवाती है ये। टीपीए एंड स्ट्रेप्टोकाइनेस ये किन पेशेंट में देते हैं? ट्रांस में जो होता है, जैसे वो किसी जैसा पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है, क्लॉटिंग वगैरह। किसी पेशेंट को इस्केमिक हार्ट डिजीज मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुआ है, तो टीपीए स्ट्रेप्टोकाइनेस दोनों क्या हैं? थ्रोम्बोलिटिक्स हैं। ट्रोम्बोलिटिक्स है। ये बने हुए क्लॉट को तोड़ते हैं, बने हुए क्लॉट को तोड़ते हैं। प्लाज्मा हर जो दूसरे दिन जिस सेंटर के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेप्टोकाइनेस जो टीपीए लग रहे होते हैं ना, वहां पे इसके अमकान होते हैं कि ये ब्लीड करेगा, इंटरसेलुलर ब्लीड। तो बड़ी दफा ऐसे होता है कि पेशेंट को में टीपीए लगाते हैं, उस आगे थोड़ी देर बाद पता चलता है कि पेशेंट बेहोश हो गया। बेहोश हुआ, सीटी स्कैन के पता चला अंदर हेमरेज हो गया। ठीक है, तो उसका एंटीडोट इज अमाइनो कैप्रोइक एसिड। उसका एक और भी होता है ना सर, स्पेंडेड एक होता वारफिन, वारफिन आपको पता ही है। है। हर वो मरीज जो अरिथमिया है, जिसको एट्रियल फिब्रिलेशन है, हर वो पेशेंट जो वेलवुलर हार्ट डिजीज का है, जिसको वेलवुलर रिप्लेसमेंट है, जो डीवीटी है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है की हिस्ट्री है, तो हम वारफिन पे डालते हैं, उसको डॉक्टर भेजते हैं। तो वारफिन क्या चीज होती है? एंटीकोगुलेंट है। तो इसका एंटीडोट अगर वो डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा काम खराब हुआ है। अगर ब्लीडिंग के साथ आपके पास आया है, अब ये ब्लीड है, लो ये ब्लीड है, तो हम फौरी तौर पे एफ बनाएंगे। लेकिन अगर पीटी रेज अभी ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं हुई, फिर हम उस पेशेंट को विटामिन के देंगे। ठीक है, तो लिखा हुआ है इमीडिएट रिवर्सल, लॉन्ग टर्म रिवर्सल। क्योंकि विटामिन के ने जाके लिवर के क्लोटिंग फैक्टर्स को प्रमोट करना है। वो प्रोटीन फैक्टर तो आहिस्ता आहिस्ता बनेंगे ना, जबकि हमें तो इमीडिएटली ब्लीडिंग को रोकना है। उसके लिए एफ और लंबे अरसे के लिए देने के लिए विटामिन के। ठीक है, तो ये जो टेबल है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टेबल है। इसमें से लाजमी तौर पे आपको 2 से 3 एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, 5 मिनट ब्रेक लेते हैं, फिर इसको दोबारा शुरू करते हैं।